गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल आप लोगों ने बोला था, बहुत से लोगों ने बोला था आप में से कि जो चैप्टर है वो बहुत से बच्चों का हो चुका था। बहुत से बच्चे लिख रहे थे कि वो वाला चैप्टर सर हमारा हो चुका है ना। तो बेटा वो वाला चैप्टर मैंने सर से बात कर ली है, वो वाला चैप्टर तुम्हारा हो चुका है, कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का बाकी है वो वाला चैप्टर। तो इसीलिए अपन उस वाले चैप्टर को अब उस वाले चैप्टर की जगह नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो लगभग किन्हीं भी बच्चों का नहीं हुआ है, जो सभी बच्चों का बाकी है ना। नया चैप्टर बेटा अपन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं एसएचएम। लेकिन उसको स्टार्ट थोड़ा लेट करेंगे, पहले कुछ बातें अपन कर लेते हैं बेटा कि कैसे अपना स्टडी प्लान रहेगा, क्या पढ़ना है अपन को, और कौन कौन से चैप्टर अपने बाकी है ना। तो सबसे पहले बेटा मैं चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं कि जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर अपने बाकी है, सबके बाकी है, जिन चैप्टर को अपन पढ़ेंगे मंडे से, या कुछ पार्ट अभी भी हो सकता है आज ही अपन स्टार्ट कर दें। तो चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं बेटा ना, कौन कौन से चैप्टर बाकी है। तो अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक तो बेटा सबसे पहले तो एसएचएम पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सरल आवर्त गति। तो बेटा पहला चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे मंडे से, या हो सकता है कि आज स्टार्ट कर दे अपन, तो वो जो चैप्टर है वो कौन सा रहेगा? एसएचएम रहेगा, सरल आवर्त गति रहेगा। वो चैप्टर बहुत से लोगों का हो चुका था, जो दृढ़ पिंड अपन पढ़ने वाले थे वो बहुत सारे लोगों का हो चुका है ना। तो अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसएचएम। इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे रस्सी तरंगे और ध्वनि तरंगे। उसके बाद में जो बेटा दो चैप्टर अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रस्सी पर तरंगे और ध्वनि तरंगे। फिर उसके बाद में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। उसके बाद वाले जो नेक्स्ट चैप्टर रहेंगे बेटा, वो रहेंगे थर्मल फिजिक्स वाले चैप्टर रहेंगे। मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। एक तो उष्मा स्थानांतरण की विधियां, एक तो रहेंगे उष्मा स्थानांतरण की विधियां। ये सारे थर्मल के चैप्टर रहेंगे बेटा ना। उष्मा स्थानांतरण की विधियां, नेक्स्ट रहेगा केटीजी एवं थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गति। और जो लास्ट बचेगा बेटा अपने पास, वो रहेगा लास्ट वाला जो चैप्टर रहेगा बेटा अपने पास, उष्मा स्थानांतरण की विधियां, केटीजी उष्मा गति की, और अपने पास बचेगा उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमीटर। तो बेटा ये सिलेबस जो मैंने लिख दिया है, ये जो सिलेबस है मैंने लिख दिया है बेटा, है ना। ये सिलेबस अपन कवर करने वाले हैं। पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे एसएचएम, एसएचएम मतलब सरल आवर्त गति। उसके बाद है नेक्स्ट वाले चैप्टर। अच्छा बेटा है ना, देखो थोड़ी थोड़ी बात अपन कर लेते हैं। जैसे कल तुम लोगों का टेस्ट है, कल जो टेस्ट रहेगा उसमें बहुत सारे चैप्टर तुम्हारे आने वाले हैं ना। कल टेस्ट भी रहेगा तुम्हारे। कल टेस्ट का टाइमिंग तुम सबको पता होगा। टेस्ट का टाइमिंग 2 बजे से होगा तुम्हारा, ठीक है। और मैं तुम्हें रिवीजन का भी बता रहा हूं। कल टेस्ट है, जो भी अब फ्रीक्वेंटली तुम्हारे टेस्ट आते रहेंगे, तो फ्रीक्वेंटली जो टेस्ट आएंगे तुम किस टाइप से उसको पढ़ के जाओगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं इनके लिए, है ना। तो बेटा मैं तुम्हें चैप्टर बता देता हूं कि कल का जो टेस्ट रहेगा, कल वाले टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। कल वाले टेस्ट के चैप्टर बता देता हूं बेटा आपको। तो बेटा कल वाले टेस्ट के चैप्टर लिख रहा हूं, टुमारो टेस्ट। टेस्ट में जो चैप्टर आएंगे बेटा, वो है गति के नियम।
दूसरा आएगा कार्य ऊर्जा शक्ति। अभी सबके बारे में बात करूंगा बेटा, है ना, सबके बारे में बात करूंगा, परेशान नहीं होना है, सबके बारे में बात करूंगा। एक आएगा घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यास्था, तरल यांत्रिकी। ये वाले चैप्टर है बेटा जो कल टेस्ट में आने वाले हैं ना। तो सुनिएगा, जैसे मान लो कल तुम्हारे टेस्ट में चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारी क्लास आज खत्म होने वाली है ना। अब इन चैप्टर तो बहुत सारे हैं, सारे पढ़ने अपन को। अब सारे चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या है बेटा कि जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि इतने सारे चैप्टर हैं, अब सबके पास अपना अपना टाइम हो सकता है किसी ने कुछ चैप्टर पढ़ के रख रखे हो, किसी को 1-2 चैप्टर ही पढ़ने हो, किसी के लिए हो सकता है कि पूरे चैप्टर ही बाकी हो। तो सबसे पहले मैं बेटा उन्हीं की बात कर लेता हूं कि जिनके पास सारे चैप्टर बाकी है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मान लो रिवाइज नहीं किया है, मतलब पढ़ा सबने लेकिन रिवाइज नहीं किया है। हाँ बेटा, क्विज नहीं आया, आने लग जाएगा मंडे से ना, जो भी तुम्हारा शेड्यूल होगा उसमें आने लग जाएगा, है ना। तो बेटा इन चैप्टर की बात कर रहा हूं कि सारे चैप्टर तुम्हें एक साथ पढ़ने हैं। अब सारे चैप्टर जब तुम एक साथ पढ़ोगे बेटा तो टाइम का मैनेजमेंट सबके पास अलग अलग है ना। तो देखो, हो सकता है कि कुछ को ऐसा टाइम मिले, कुछ ने ऐसा हो कि उस टाइम पे सर मेरा चैप्टर बिल्कुल रेडी नहीं था, मेरे चैप्टर बिल्कुल रेडी नहीं थे उस टाइम पे भी, मैंने सर ने पढ़ाया वो तो मैंने समझ लिया क्लास में, लेकिन सर ने पढ़ाया वो तो समझ लिया, लेकिन मैं घर जाके नहीं पढ़ पाया था उस टाइम, इसका होमवर्क नहीं कर पाया था, है ना। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जिनका किसी ने होमवर्क ही नहीं किया होगा, हो सकता है कि किसी ने घर जाके रिवाइज नहीं किया होगा। तो सबसे पहले बेटा मैं बात बता रहा हूं कि अगर किसी ने घर जाके रिवाइज ही नहीं किया था उस टाइम पे, तो सबसे पहला काम ये करना है कि जितने भी चैप्टर है सबके पहले नोट्स अपन को पढ़ लेने हैं। जो कल वाला टेस्ट रहेगा सबसे पहले अपन को क्या पढ़ लेने हैं, नोट्स पढ़ लेने हैं, है ना। तो इस सारे नोट्स पढ़ लेना बेटा। और सबसे पहला काम ये करोगे कि सबका क्या पढ़ेंगे अपन, नोट्स पढ़ लेंगे। सबसे पहला काम ये करना है, जिनका नोट्स भी रेडी नहीं हो, सबसे पहला काम कि नोट्स वो पढ़ जाए। जिन्होंने नोट्स भी नहीं पढ़े थे उस टाइम पे, वो सबसे पहले क्या पढ़ जाए, नोट्स पढ़ जाए, है ना। केवल नोट्स गो थ्रू होना है, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। ऐसा नहीं कि मैं इस गति के नियम को पढ़ने बैठ गया तो गति के नियम को पूरा पढ़ रहा हूं, बाकी चैप्टर को मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं जा रहा हूं। टेस्ट है, अपन को सबके नोट्स पढ़ के जाने, नोट्स पढ़ के जाने, अपन सबके क्वेश्चन कर पाएंगे। नोट्स पढ़ के जाने, सारी थ्योरी आ गई मतलब, है ना। तो सारे क्वेश्चन अपन करके जा पाएंगे। तो पहला काम अपन को क्या करना है कि सबके नोट्स पढ़ के जाने कल टेस्ट के लिए। फिर दूसरी चीज, हो सकता है कि सर मैंने नोट्स तो पढ़ रखे हैं, नोट्स तो मैंने उस टाइम पे जब सर ने पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए नोट्स, तो है ना, नोट्स मेरे सारे कंप्लीट है ना। ऐसा बोल दिया कि सर मेरे नोट्स वाले क्वेश्चन तो मुझे हो रखे हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे एक्सरसाइज करना भूल गया था। नोट्स मेरे कंप्लीट है लेकिन मैं एक्सरसाइज करना भूल गया। कुछ होंगे ऐसे जिन्होंने नोट्स तो पढ़े लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाए, मॉड्यूल सोल्व नहीं कर पाए, है ना। तो अब बेटा जो मॉड्यूल सोल्व नहीं कर पाए ना, उनके लिए बता रहा हूं कि जैसे जिन्होंने नोट्स पढ़ लिए थे, तो जैसे एक्सरसाइज 1 में जाइए आप। एक्सरसाइज 1 में जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे अपन को, बिल्कुल 1-1, 2-2 स्टेप वाले, जिस टाइप के नीट में जनरली पूछे जाते हैं, है ना। जिस टाइप के किसमें पूछे जाएंगे बेटा, नीट में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन अपन को जनरली कहां पे मिलेंगे, एक्सरसाइज 1 में मिलेंगे। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन जो होते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी को लगता हो कि नहीं सर मेरे नोट्स तो कंप्लीट थे, तो उनमें से रेंडमली क्वेश्चन लगा जाइए। टेस्ट के लिए बात कर रहा हूं, रेंडमली क्वेश्चन लगा जाइए कि ये टॉपिक पढ़ा, 2-3 क्वेश्चन इसके कर लिए, ये टॉपिक 2-3 क्वेश्चन इसके कर लिए, ये टॉपिक 2-3 क्वेश्चन इसके कर लिए, हाँ। तो लगभग हर टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन। फिर कोई बोलेंगे कि नहीं सर मेरा तो एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट थी, तो जिन्होंने एक्सरसाइज 1 कर ली हो वो एक्सरसाइज 2 के रेंडमली ट्राई करो, ऐसे हर टॉपिक के क्वेश्चन। मतलब जो चीज तुम पढ़ चुके हो इस बार इन सारे चैप्टर को नए मोड से पढ़ के जाओ। किसी ने नोट्स भी नहीं पढ़े तो नोट्स पढ़ के जाओ, किसी ने अगर नोट्स भी नहीं पढ़े तो केवल नोट्स पढ़ने का काम करे। उसका कल का टारगेट होना चाहिए कि मैं जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इनके नोट्स पढ़ जाऊंगा आज रात में। और जिन्होंने नोट्स पढ़ रखे अच्छे से, वो काम करे कि एक्सरसाइज 1 कर जाओ। एक्सरसाइज 1 की हुई है तो वो कोशिश करो कि एक्सरसाइज 2 के लगा जाओ क्वेश्चन, है ना। तो बेटा जो जिस जगह से अपन ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है कि पहले मैंने चैप्टर इस लेवल तक पढ़ लिया, उसके आगे के लेवल को अपन को ट्राई करके जाना है, ठीक है ना। मतलब टेस्ट का सिलेबस इस टाइप से डिजाइन किया होता है कि बेटा हम आपको चैप्टर कितनी बार पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोलूं कि मैं टेस्ट के पहले तुम्हें कम से कम जो वर्क पावर एनर्जी है वो मुझे तुम्हारे उसके नोट्स मुझे कितनी बार रिवाइज करवाने हैं, तुमसे 10 बार रिवाइज करवाने हैं।
तो कम से कम ये चैप्टर तुम्हें 10 बार मिलेगा टेस्ट में। हर बार तुम्हारा काम इतना है कि हर बार उसको पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। हर बार भी आप अगर पढ़ के भी चले गए, नोट्स भी पढ़ के चले गए, 10 बार ये टेस्ट में आया, 10 बार आप अगर इसके नोट्स भी पढ़ के चले गए बेटा, तो आप इसके क्वेश्चन कर दोगे। है ना। तो टेस्ट के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अपन जिस हिसाब से अरेंजमेंट कर पाए कि अपने पास एक रात का टाइम है या फिर अपने पास 2 दिन का टाइम होता है, उस हिसाब से अपने मतलब जो सिलेबस है कि मैं इसमें से क्या पढ़ पाऊंगा, क्या पढ़ पाऊंगा, मतलब ये नहीं सोचना है कि क्या पढ़ पाऊंगा, मतलब पढ़ना तो सारा ही है, चैप्टर तो सारे पढ़ने हैं। बस अपन को ध्यान ही रखना है बेटा कि मतलब मैं क्या क्या कंटेंट पढ़ पाऊंगा। मैं केवल नोट्स पढ़ पाऊंगा सबके, मैं केवल एक्सरसाइज वन कर पाऊंगा सबके। हो सकता है कुछ चैप्टर के मैंने नोट्स पढ़ रखे हैं तो उनके चैप्टर के नोट्स नहीं करूं, उनकी क्या करूं, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन लगाऊं रेंडमली। और जो चैप्टर पढ़ ही नहीं रखे उनके नोट्स पढ़ लेता हूं मैं। और ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये ऐसे पढ़ के जाना है अपन को, है ना। थोड़े बीच बीच में तुम्हें क्वेश्चन भी देते रहूंगा, कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था उसके क्वेश्चन भी देता रहूं तुम्हें, है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, बातें भी सुनते रहो मेरी, क्वेश्चन भी करते रहो। ऐसे तो बोर हो जाओगे तुम मेरी बातों से। बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ देखो, लिख दिया एक ने कि हाँ हो रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन भी अपन ट्राई करते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन भी तुम्हें देता रहता हूं, तुम सोल्व करते रहना। जो बोर हो रहे हो वो सोल्व करते रहना, जो सुनना चाह रहे हो वो सुनते रहना, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन भी दे देंगे, बीच बीच में बातें भी कर लेंगे, है ना, कल का, ताकि कल का वो टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कंप्लीट भी हो जाएगा। हाँ बेटा, टेस्ट का सिलेबस आपको हर बार सैटरडे फ्राइडे को पता लगेगा, है ना। हर बार आपको सिलेबस फ्राइडे को पता लगेगा कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। या हो सकता है कि टेस्ट सिलेबस मतलब हमारे पास फ्राइडे को आएगा तुम्हें बताने के लिए, तुम्हारे पास हो सकता है पहले आ जाए, है ना। या फिर हम प्लान करेंगे कि हम ही तुम्हें जल्दी बता दें कि इस वाले संडे को ये चैप्टर आएंगे, इस वाले संडे को ये वाले चैप्टर आएंगे, है ना। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर मैंने बता दिए बेटा, ये वाले चैप्टर कवर करेंगे। इनमें से हो सकता है कोई एक आध चैप्टर कोई और सर कवर करे, मुझे कुछ दिन बीच में जाना रहेगा, बाकी लगभग सारे चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ये, है ना। ये सारे चैप्टर जो है अब कंटिन्यू लास्ट तक तुम्हें ये वाले चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, बस केवल आराम से जो क्वेश्चन मैं दूं हर बार वो ट्राई करते जाना है। सारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे तुमसे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, है ना। परेशान होना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल। और तुम्हें जो भी तुम्हें दिक्कत आती हो फिजिक्स में, वो भी तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे ये वाली दिक्कत आती है, मुझे ये वाली दिक्कत आती है, मैं एक भी टेस्ट नहीं दे पाता सर। तो बेटा अच्छा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इसी तरीके से आएगा बेटा। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस का एक ही तरीका है ना, कि आप आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम कीजिए। आसान क्वेश्चन जो है ना उनकी प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत भारी क्वेश्चन है, उसे एक बहुत भारी क्वेश्चन के पीछे मैं आधा घंटा लगा रहा हूं। अगर एक बहुत भारी क्वेश्चन के पीछे मैं आधा घंटा लगा रहा हूं तो नीट के हिसाब से वो वेस्टेज ऑफ टाइम है बेटा, है ना। वो नीट के हिसाब से सारा का सारा क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। तो अपन को ऐसा नहीं करना कि आधा एक क्वेश्चन बहुत लेंदी सा क्वेश्चन अपन लेके बैठे हैं, आधे घंटे तक उसको सोल्व कर रहे हैं। नीट का अपना एग्जाम ही ऐसा होता है बेटा, नीट का एग्जाम ही ऐसा है कि अपन क्या करें कि फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, मतलब अपन, है ना, जल्दी जल्दी जितनी प्रैक्टिस फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बेटा, क्या नहीं सुना मैंने तुम्हारा, बोलो बोलो क्या नहीं सुना, अब लिखो क्या नहीं सुना। हाँ, कल टेस्ट में 7 चैप्टर आएंगे क्या? हाँ, 6 हो गए, 6 चैप्टर आएंगे कल टेस्ट में। बेटा कोई सा भी चैप्टर हो, तुम्हें कोई सा भी चैप्टर टफ लग रहा हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं केवल नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए। और नोट्स पढ़ के केवल जो सबसे आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 सबसे आसान एक्सरसाइज, उस पर अटैक कीजिए सबसे पहले। जो भी चीज टफ हो उसमें सबसे पहले आसान चीज छाट के उस पर अटैक करो, एक्सरसाइज 1 पे अटैक करो। एक्सरसाइज 1 को मल्टीपल टाइम्स करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, सारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे धीरे धीरे। नहीं, फ्राइडे बहुत लेट हो जाएगा तो मंडे को ही बता दिया करेंगे, जैसे एक टेस्ट खत्म हुआ मंडे को बता देंगे आपको नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है।
और बेटा अब टाइम ऐसा है कि अपने धीरे धीरे अपने सिलेबस को समेटते जाओ, मतलब सिलेबस को समेटने का टाइम है अब, है ना, कि सिलेबस ऐसा नहीं कि सिलेबस बिखरा हो रहा है, मेरा सिलेबस जो है बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, ये चैप्टर है इसमें केवल एक ये टॉपिक आता है, फिर बाकी का ये नहीं आता है ना। तो ये सब चीजें अपन को क्लियर है कि मुझे ये टॉपिक आता है, जो नहीं आता है उसका बेसिक लेवल, बेसिक नॉलेज कम से कम। सर जी बहुत ज्यादा है टेस्ट सिलेबस, बेटा बहुत ज्यादा है अब, लेकिन बेटा नीट में तो पूरा ही आएगा फिर। टेस्ट में अच्छे नंबर के लिए बेटा ऐसा ही करना है तुम्हें कि जो भी चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं उन सबको मैनेज्ड वे में पढ़ के जाओ, छोड़ के किसी को नहीं जाना है। यूट्यूब पे क्लास कब से स्टार्ट करेंगे बेटा, यूट्यूब का तो आइडिया नहीं कब से स्टार्ट होगी, लेकिन जब भी होगी तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हमें पढ़ा बहुत है पर ऐसा लग रहा है कि प्राण कम सही। अच्छा ऊपर चला गया है बेटा कमेंट, पढ़ा बहुत है। रिवीजन नीट एग्जाम का बताइए प्लीज। बेटा ये रिवीजन के तरीके बता रहा हूं मैं तुम्हें, जब भी टेस्ट आ रहा है ना, मैं कह रहा हूं कि तुम टेस्ट के पीछे लग जाओ कि टेस्ट में जो चैप्टर आ रहे हैं वो मुझे रिवाइज करके जाना है, एक बार मुझे रिवाइज करके जाना ही जाना है। जो ये मान लो 6 चैप्टर लिखे हुए हैं, तो ये जो 6वीं चैप्टर है ना, 6 चैप्टर को पढ़ के जाना है, 6 चैप्टर को पढ़े बिना नहीं जाना है, चाहे मुझे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ने पड़े 6 के 6। जो चैप्टर आ रहे हैं वो पूरे के पूरे चाहे मुझे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ने पड़े, लेकिन मुझे छोड़ के किसी भी चैप्टर को नहीं जाना है। जब भी जिस भी टेस्ट में जो भी चैप्टर आएगा चाहे मैं उसके नोट्स ही पढ़ के जाऊं। और डेली सेल्फ स्टडी का टाइम कम से कम इस अभी के टाइम पे डेली सेल्फ स्टडी का टाइम कम से कम 6-7 घंटे अपना होना ही चाहिए। 6-7 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चारों क्लास लग रही है उनका पढ़ना है, प्लस मुझे रिवीजन प्लान के लिए भी डेली का 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है, और उसमें मुझे चैप्टर को समेटना है। अब चैप्टर को समेटने का टाइम है। नहीं बेटा टेस्ट तो बन के आया है, मतलब मैंने नहीं बनाया टेस्ट। बेटा सेल्फ स्टडी का सबका अपना अपना टाइम हो सकता है। जैसे सर दिए तो मैं तुमसे बोलूंगा कि प्रीफर करो कि सुबह उठने का टारगेट नहीं रखो। अगर सुबह उठने का टारगेट रखोगे, एक आवर में 28 क्वेश्चन ही सोल्व होते हैं। अच्छा चलो इसकी भी बात कर लेंगे कि पेपर को कैसे सोल्व करना है कि पूरे क्वेश्चन हो जाए, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं कि टेस्ट में जो भी चैप्टर आ रहे हैं अपन को किसी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है, चाहे मैं एक बार ही रिवाइज करके जाऊं। अगर कोई भी चैप्टर मेरे नीट के पहले 10 बार आ गया तो 10 बार मैंने कम से कम उसके नोट्स पढ़े हुए होने चाहिए। हाँ मंडे को टेस्ट सिलेबस बता दिया करेंगे। अच्छा बेटा अब मैं पेपर की बात पे आ जाता हूं ना, कि पेपर को तुम अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना, पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बेटा पेपर की बात कर रहा हूं ना। सर मेरे कुछ चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुए हैं तो सर मैं क्या करूं कि टेस्ट में अच्छे नंबर आए। तो बेटा जिनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, नोट्स हो गए हो, मैं फिर कह रहा हूं नोट्स हो गए हो, तो एक्सरसाइज 1 के रैंडम क्वेश्चन ट्राई करना, रैंडम क्वेश्चन ट्राई करना। कोई भी एक चैप्टर है उसके 20-30 क्वेश्चन ट्राई करो, केवल 10-20 क्वेश्चन रैंडमली। आज की रात बची होगी, कल टेस्ट है अपना, है ना। ज्यादा दिन होते तो फिर मैं उस हिसाब से बताता तुम्हें। ठीक है अब मैं बात कर रहा हूं कि 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में 28 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसी टॉपिक पे आ रहा हूं, है ना, कि अपना जैसे मान लो बायो करने बैठ रहे हैं, केमिस्ट्री करने बैठ रहे हैं, फिर फिजिक्स पे आ रहे हैं, फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचा, और टाइम बचा है तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत कम हो पा रहे हैं। मेरा नाम बेटा लाल कृष्ण शर्मा है। हाँ सर टीचर समझाते हैं, सब समझ में आ जाता है, खुद के क्वेश्चन नहीं बनते। खुद के क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि अपन डायरेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का ट्राई करते हैं जो शायद अपने इरिलेवेंट है ना। तो कम से कम सबसे पहला काम अपना ये होना चाहिए कि जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज 1 लगा लूं, आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्डिंग, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 मतलब नीट के हिसाब से बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज। ठीक है, और मैं अब टेस्ट की टाइमिंग की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो बेटा तुम बैठे हो है ना, एग्जाम देने बैठे हो, नीट का एग्जाम 3 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। अब 3 घंटे का टाइम है, अब 3 घंटे में तुम्हें बायो करनी है पहले, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे आते हो, फिर उसके बाद लास्ट में अपना फिजिक्स का नंबर आता है। और सही ऑर्डर भी यही है ना, सबसे पहले बायो करनी चाहिए, केमिस्ट्री करनी चाहिए, फिर उसके बाद ही फिजिक्स पे आना चाहिए।
तो सबसे पहले बेटा ऑर्डर ये रखना है कि जब बायो सोल्व करो ना, तो ऐसा नहीं कि बायो के एक क्वेश्चन में 5 मिनट तक सोच रहे हैं अपन। बायो का क्वेश्चन है तो बायो के क्वेश्चन में मतलब मुझे आता है तो मुझे करना है, नहीं आता है तो मुझे स्किप करना ना चाहिए। अगर मुझे कहीं डाउट है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसको बेटा तुरंत स्किप करना, तुरंत स्किप करना। इस एग्जाम की थीम यही है कि जो तुम्हें नहीं आता है, जो तुम्हें नहीं आता है, जो तुम्हें नहीं आता है सबसे पहले, जो तुम्हें नहीं आता है तो सबसे पहले तुम इस चीज को एक्सेप्ट करना ना चाहिए तुम्हें। जब तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो सबसे पहले तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करना ना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन में मुझे अच्छे से नहीं आता, ये आता है तो सही होगा नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत स्किप करना है फर्स्ट मोड पे, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत स्किप करना है ना। और जो क्वेश्चन आते जा रहे हो बायो को जल्दी से जल्दी 60 मिनट हो गए, 55 मिनट हो गए, इस टारगेट में अपन को बायो को कंप्लीट करना है। फिर केमिस्ट्री पे आना है। केमिस्ट्री पे आओगे तो बेटा केमिस्ट्री पे सबसे पहले है ना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, छूट गए हैं कुछ चैप्टर के नोट्स बनाना छूट गए तो परेशान मत हो। उन चैप्टर के नोट्स बनाना छूट गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे पीडीएफ फॉर्म में हो या जहां से भी तुम्हें नोट्स अवेलेबल हो पा रहे हो, है ना, तो वहां से नोट्स अरेंज कर लीजिए और नोट्स पढ़ लीजिए। हाँ नहीं बेटा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं यही हूं नीट के एग्जाम तक। और सुनिएगा बात को, है ना, अब तुमने, मैं बात कर रहा हूं कि जैसे तुमने बायोसोल कर लिए, अब बायोसोल करने के बाद में मान लो 1 घंटे में बायोसोल हो गई, ठीक है, तो बायो के जो सर्कल अपन को करने होते हैं वो बायो के सर्कल, है ना, वो तुरंत सर्कल करके फ्री हो जाने हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे आए, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सबसे पहले करो। इनऑर्गेनिक में भी ज्यादा नहीं सोचना, आता है तो ठीक और नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो स्किप करना ना चाहिए। नीट के एग्जाम की थीम यही है बेटा, है ना, कि तुम्हें स्किप करना ना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा, तुरंत इसको स्किप करूं, आगे वाले में चलूं, है ना, आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करूं। अब आती है फिजिक्स की बात। अब फिजिक्स में बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है कि फिजिक्स में 1 घंटा है और 1 घंटा तुम्हारे पास बचा हुआ है और तुम्हें क्वेश्चन करने 45। अब 45 क्वेश्चन करने बहुत से ऐसे करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है उसको ट्राई करने बैठ गए, दूसरा क्वेश्चन उसको ट्राई करने बैठ गए, है ना, ऐसे नहीं। अब फिजिक्स में मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं आ रहा उसको हटाते जाओ, इसको हटाते जाओ, ऐसा नहीं। फिजिक्स को सोल्व करने का मेथड सबसे आसान काम है फिजिक्स को सोल्व करने का। तो फिजिक्स का सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, फिजिक्स को कैसे पेपर में सोल्व करना है। फिजिक्स में सबसे पहला काम होना चाहिए कि 10, 15 या 20 क्वेश्चन की, मुझे लगता है कि 10, 15, 20 क्वेश्चन, केवल स्टार्टिंग में 15 या 20 क्वेश्चन का टारगेट रखो। वो आसान आसान क्वेश्चन पिक करो कि मुझे 50 में से क्वेश्चन ही 20 ही करने हैं, तो मैं कौन से 20 क्वेश्चन करता। सबसे पहले 2 मिनट लगा लो, 3 मिनट लगा लो, लेकिन तुम जब पूरे पेपर पे एक बार नजर लगा दोगे, तुम जब पूरे पेपर पे एक बार नजर लगा दोगे बेटा, तो पूरे पेपर पे एक बार, बेटा कोई चैप्टर छूट गया हो तो तुम्हारे पास अगर टाइम हो, पूरे दिन का टाइम मिल रहा हो, तो उसके लेक्चर देख लो, और अगर नहीं देख पा रहे हो तो केवल नोट्स से पढ़ लो। जहां नोट्स से समझ में आ जाए ठीक है, नोट्स से समझ में नहीं आ रहा है उस जगह का लेक्चर देख लो केवल। और फिजिक्स के लिए सबसे पहले 10, 15, 20 क्वेश्चन, तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे 10 क्वेश्चन सबसे पहले छाट के करने, तो 10 छाट लो, 15 छाटने 15 छाट लो, 20 छाटने 20 छाट लो, लेकिन 20 से ज्यादा का टारगेट मत रखो। फर्स्ट टाइम में 20 क्वेश्चन आसान आसान किए, बाकी के 30 क्वेश्चन मुझे करने नहीं, केवल 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर 50 में से 20 करने होते तुम्हें कौन से क्वेश्चन करता, फटाफट फटाफट वो क्वेश्चन छाटने अपन को कि हाँ ये आसान है, ये देखते हैं, देखते अपन को आइडिया लगेगा। जो अपन पढ़ के आए हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन अपन देख के आए हैं एग्जाम में, जो अपने दिमाग में तरोताजा है बेटा, वो क्वेश्चन अपन को डायरेक्ट पता लगेगा कि हाँ फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, ये फटाफट हो जाएगा, है ना। तो बेटा फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो है 10-20 क्वेश्चन छाटो स्टार्टिंग में, है ना। तो स्टार्टिंग में 10-20 क्वेश्चन छाटोगे बेटा आप, तो स्टार्टिंग में 10-20 क्वेश्चन छाट के उनको सोल्व कर लो। और अब तुमने छाटे हैं, आसान क्वेश्चन है, तो मुझे टाइम भी कम लगेगा, और मुझे पता है कि टाइम भी बहुत कम लगेगा। 15-20 क्वेश्चन अपन ने आसान आसान से छाटे हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा, उनको पहले सोल्व कर लो। फिर उसके बाद में तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये 15-20 क्वेश्चन हो गए, 15-20 क्वेश्चन हो गए, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि 15-20 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में अब तुम और टारगेट कर लो कि अब 5 क्वेश्चन और छाट लेते हैं, तो फिर 5 क्वेश्चन छाट लो। 5 छाटने में दिक्कत आ रही कि ये होगा नहीं होगा, तो 3 छाटे 3 कर लो, फिर उसके आगे और 2 छाटो और 2 कर लो, एक एक क्वेश्चन छाटते जाओ, करते जाओ। पर स्टार्टिंग में सबसे पहले 15-20 क्वेश्चन, है ना, 15-20 क्वेश्चन आसान छाटो। फायदा क्या है 15-20 क्वेश्चन सबसे पहले आसान छाटने का, फिजिक्स अपन लास्ट में कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यार लास्ट में कोई आसान क्वेश्चन हो, मैं पहले टफ क्वेश्चन में उलझा रह जाऊं, टाइम पूरा हो जाए, कोई आसान क्वेश्चन था लास्ट में वो मैं नहीं कर पा रहा।
है ना। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन छाटो फिजिक्स में, कि हाँ ये 15-20 आसान क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन फिजिक्स का कोई भी नहीं छूटना चाहिए। फिजिक्स का अगर आसान क्वेश्चन छूट गया तो अपने आप में 5 नंबर माइनस गए अपन पूरी दुनिया से। हाँ, तो फिजिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन छाटोगे, 15-20 क्वेश्चन छाटोगे कल के पेपर से। इस चीज को रूटीन में लाना, ऐसा नहीं कि तुम आज सोचोगे और कल के टेस्ट में सोचोगे तो कल के टेस्ट में कर पाओगे। बहुत से कल के टेस्ट में सोचेंगे, फिर बाद में याद आएगा कि सर ने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं कर पाया मैं। हाँ, तो इसकी अभी से प्रैक्टिस करनी कि पेपर को अपन को कैसे देना है ना, नीट के एग्जाम को कैसे देना है, उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है बेटा अपन को। नंबर इंक्रीज प्रोसेस में सिंपल सी बात बोल रहा हूं, नंबर कैसे इंक्रीज होंगे? जो भी टेस्ट आ रहे हैं चैप्टर में, जो भी चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में, उन सारों को पढ़ के जाओ अपने लेवल पे। सबसे बेसिक लेवल है नोट्स कंप्लीट करना। अगर नोट्स नहीं है तो सबसे पहले नोट्स कंप्लीट करो। नोट्स पढ़ के जाओ सबके। ऐसा नहीं कि एक के नोट्स पढ़े उसके एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक में निकाल दिया पूरा दिन। सबके नोट्स है ना। तो सबके नोट्स पढ़ के जाइए, और अगर नोट्स पढ़ रखे हैं तो उनके रेंडम क्वेश्चन करके जाइए। एक्सरसाइज उनमें से आसान से क्वेश्चन रहेंगे बेटा, वो वाले करके जाइए। और देखो सिंपल सी बात है, फिजिक्स मैथ्स की तरह बेटा है ना, तो अपन को ठीक है। तो अब कुछ एक आध क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो भी सोल्व करते रहना, और फिर अपन थोड़ी बात भी करते रहेंगे, है ना। और कुछ जो अगर टाइम बचता है अपने पास, तो जो कल के टेस्ट आ रहे हैं उनके भी रैंडम क्वेश्चन दे दूंगा, उनके चैप्टर के भी। या फिर जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं के करवाऊं क्वेश्चन पहले आज। बेटा नीचे के 2 चैप्टर अब बेटा लास्ट मोमेंट पे नहीं हट पाएंगे कल, तो तुम इनके क्वेश्चन को मैनेज करना, फिर अगली बार से अपन मंडे को डिस्कस कर लेंगे, और फिर जो भी चैप्टर हटाने होंगे वो हटा देंगे अपन, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा तुम कहोगे वैसा कर देंगे। नहीं बेटा, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं सारे, जो भी जवाब देने मुझे सबके जवाब दे रहा हूं, कमेंट्स ऑफ नहीं है। कमेंट्स पढ़ के जवाब दे रहा हूं। हाँ बेटा, क्विज नहीं आया आज, है ना, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करते रहो। तीनों साइड बेटा ए दी हुई है, और तुमसे पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एक्सिस से प्लेन में ही है, ऐसे वर्टिकल एक्सिस है, वाई के अबाउट है। हाँ, ये चैप्टर हो चुका है, लेकिन बेटा कल अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर दिया था, तो आज इसके क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, है ना। मैं मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, एसएचएम स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने बता दिया है आप लोगों को। हाँ, एक ने तो सोल्व कर दिया है। बेटा फिजिक्स वीक है, ये थॉट ही नहीं लाना है माइंड में कि फिजिक्स वीक है। फिजिक्स वीक नहीं है, अपनी प्रैक्टिस वीक है, अपनी प्रैक्टिस वीक है। प्रैक्टिस नहीं की है अपन ने, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपन। फिजिक्स वीक नहीं होती है, अपनी प्रैक्टिस वीक होती है। फिजिक्स वीक है मतलब अपनी मेहनत वीक है। कहीं ना कहीं जब चैप्टर पढ़ाए गए हैं तो अपन ने उनकी एक्सरसाइज नहीं सोल्व की है, लेकिन ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से बेटा, बहुत आराम से नोट्स पढ़ो। मैं तो क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात लगा रहा हूं। हाँ बेटा, हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन बेटा वो तब की बात है जो चैप्टर करंट चल रहे हैं। अब जो चैप्टर पीछे छूट गए बेटा, अब आज की रात में सारे चैप्टर के 200-200 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो ना तुम। इसको सोल्व कर दूं अब,
या तुम सोल्व कर रहे हो? अच्छा आंसर भी दे रहे हो तुम। किन्हीं के सही जवाब आ रहे हैं, किन्हीं के गलत भी आ रहे हैं। विकास का सही जवाब है। नीट स्टूडेंट खुशी सही जवाब है। अंकिता सही जवाब है बेटा। फिजिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चलो बहुत अच्छी बात है अभी। कृष्णा बेटा सही जवाब है। सालू बेटा सही जवाब है। प्रीति बेटा सही जवाब है। अंकिता बेटा सही जवाब है। शिवम बेटा सही जवाब है। विनीत सही जवाब है। विनीत तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी वीक है, तुमने तो सोल्व कर दिया इसको। अमन सही जवाब। स्नेहा बेटा सही जवाब। फातिमा सही जवाब। नेगेटिव मार्किंग बेटा, नेगेटिव मार्किंग के लिए यही है कि जैसे जो स्लिपिंग मिस्टेक हो रही है, स्लिपिंग मिस्टेक को थोड़ा थोड़ा सा अपन को क्या करना है, कम करना है। जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, जैसे बहुत सी मिस्टेक ऐसी रहेगी जैसे अपन बार बार जिनको रेंडमली कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे की आदत हो सकती है कि जब भी 3 × 2 आता है तो रेंडमली हर बार उसको 5 लिखता है। तो जो छोटी छोटी चीजें जो अपनी रेगुलर मिस्टेक है उनको थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है ना। राज जी सही जवाब है। पूनम बेटा सही जवाब। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देता हूं मैं ना। देखो बेटा, ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। कितने मास है? 3 पॉइंट मास है। पॉइंट मास वाला सिस्टम है, पॉइंट मास वाला सिस्टम है। आंसर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बहाने कम से कम क्वेश्चन को देख तो रहे हैं वापस, है ना। तो ये बेटा सुनिएगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट पता करना है। बताओ बेटा, इस वाले के 3 मास है क्या? तो 3 बार mr² लिखना पड़ेगा। सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, सबकी मास अलग अलग है। किसने कहा? ऐसे बेटा सब अफवाह है ना, सब जगह से रैंक अच्छी आती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = देखो पहला वाला जो मास है, फर्स्ट नंबर वाले मास की बात कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट नंबर वाला मास जो है क्या ये एक्सिस पे आ चुका है क्या? देखो इस वाले मास को देखो, फर्स्ट नंबर वाला मास एक्सिस पे ही है, तो इसकी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी बेटा। m × 0 का स्क्वायर। इस वाले की बात कर रहा हूं, सेकंड नंबर वाले की। सेकंड नंबर वाला जो पार्टिकल है, सेकंड नंबर वाला मास, सेकंड नंबर वाले का मास कितना? m है बेटा, और डिस्टेंस कितनी है? a है। तो ए का क्या कर दोगे बेटा? स्क्वायर कर दोगे। डिस्टेंस ए दिख रही है, देखो ये एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या इस वाले मास की? इस मास की बात कर रहा हूं बेटा, सेकंड नंबर वाले मास की बात कर रहा हूं। इसकी डिस्टेंस कितनी है? ए है क्या? ऐसे ऊपर वाले फिजिक्स वाले में, फिजिक्स में क्वेश्चन को भाग दौड़ से नहीं करना होता है। सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन छांटने होते हैं, आसान आसान क्वेश्चन छांट के उनको सोल्व करो। फिर उसके बाद में अपने हिसाब से फिर सेलेक्ट करते जाओ। 15-20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, 15-20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में सोल्व करो। केवल स्टार्टिंग का टारगेट 15-20 इतने क्वेश्चन का रखो। बेटा जिनके जो चैप्टर छूट गए हो उनको केवल नोट्स पढ़ लो। नोट्स में जहां पे समझ में नहीं आए वहां पे केवल वीडियो लेक्चर देखो, बाकी नोट्स को प्रीफर करो अभी सब लोग, है ना। क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें, कोई चैप्टर का कोई पार्ट है वो कहीं दूसरे चैप्टर में समझा दिया या कहीं पे सर ने बता दिया, तो लगभग लगभग आइडिया हो जाता है अपन को। ठीक है, तो इस वाले का लिख रहा हूं। ऊपर वाले की डिस्टेंस बताओ बेटा, ऊपर वाले की डिस्टेंस कितनी होगी? ऊपर वाले की डिस्टेंस, ऊपर वाले की डिस्टेंस बताओ। ये वाली डिस्टेंस क्या a/2 हो जाएगी क्या? a/2 हो जाएगी, साइड का आधा होगी। यहां तक की डिस्टेंस a, तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आधी होगी क्या बेटा? ये वाली डिस्टेंस आधी होगी क्या? ये वाली डिस्टेंस ये भी कितनी रहेगी? a/2 ही रहेगी। ऊपर वाली भी कितनी रहेगी? a/2। तो बेटा m × a/2 का होल स्क्वायर कर दूं क्या? ma² + ma²/4 कितना हो जाएगा बेटा? 5/4 ma²। PYQ इनफ होते हैं क्या? PYQ
प्री वाईक्यू का क्या मतलब? हाँ, हिंदी मीडियम की रैंक आएगी इस बार, फिक्स बात है, आने वाली है, मतलब इस साल। अच्छा, तब तक एक क्वेश्चन और लिख दूं। चार माह से बेटा स्क्वायर एफ की बार, लो चलो कर दो सोल, इसको कर दो सोल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपोर्टेंट, बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं, उसके अलावा एक्सरसाइज 1 जो है, जिसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो कंसेप्ट बिल्डिंग में काम आते हैं, उन क्वेश्चनों का जरूर मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूं, प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा एक्सरसाइज 1 कीजिए, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज 1। अच्छा, आंसर बता रहे हो तुम लोग, ये हाँ ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं। अंकिता बेटा सही जवाब है। तो बेटा और कोई दिक्कत फिजिक्स पढ़ने में जो तुम्हें आती हो, तुम बता सकते हो इससे, जो भी दिक्कत तुम्हें आती हो फिजिक्स पढ़ने में। कल अपन ने पॉइंट मास का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। m1 m2 m3 क्या होते थे? मास होते थे। जितने भी पॉइंट है उन सबके जितने भी पॉइंट मास है उनके मास को अपन क्या बोलते हैं? m1 m2 m3 बोलते हैं। फिर उसके बाद में बेटा डिस्टेंस आती है। डिस्टेंस किससे लिखी जाती है? r1 r2 r3। r1 r2 r3 कौन सी डिस्टेंस से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। पुराने चैप्टर की रिकॉर्डिंग तो कोई बात नहीं बेटा, पुराने चैप्टर की रिकॉर्डिंग, जो भी चैप्टर तुम्हारे छूटे हुए हो वो एक बार हमें बता दीजिएगा। तो अगर उनकी रिकॉर्डिंग अगर तुम्हें अवेलेबल करवा पाते हैं तो बिल्कुल हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा बेटा। फिजिक्स की कोई बुक नहीं पढ़नी है, केवल सीट्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ने, सीट्स पढ़नी है। 4m स्क्वायर। थर्मोडायनेमिक्स नहीं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स नहीं। एसएचएम स्टार्ट करेंगे मंडे से, एसएचएम स्टार्ट होगा मंडे से, एसएचएम स्टार्ट होगा, ताकि सभी बच्चों की दिक्कत खत्म, कि हमारा हो गया हमारा नहीं हुआ, वो दिक्कत खत्म कर दी है अब, है ना। जो सबका नहीं हुआ है सबके लिए बाकी है, वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसएचएम, और बहुत शानदार चैप्टर एसएचएम। सोचने का तरीका एसएचएम में बहुत लाजवाब। फोर एम स्क्वायर। कितने दिन में चैप्टर खत्म होगा? ये जो चैप्टर मैंने बाकी चैप्टर लिखे थे बेटा, ये बाकी चैप्टर जो है तुम्हारे, ये चैप्टर बेटा तुम्हारे बाकी थे, सारे चैप्टर तुम्हारे 31 मार्च को 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएंगे, और थोड़ा और जल्दी कर देंगे, ताकि कोई भी चैप्टर अगर तुम्हारा रह गया हो तो उसका भी कुछ पार्ट अपन पढ़ लेंगे बेटा। क्वेश्चन नहीं बनता है तो जब तुम्हें जिस भी टॉपिक के तुम क्वेश्चन कर रहे हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो नोट्स को, उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज 1 को लगा लीजिए, आसान क्वेश्चनों को कम से कम लगा लीजिए, है ना। तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मुझसे इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। और आसान क्वेश्चन करते करते तुम्हें कब तुमसे टफ क्वेश्चन भी होने लग जाएंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा बेटा। ये पोर्शन जो बचा हुआ है, ये चैप्टर बचा हुआ है, ये लगभग 8 दिन इसमें लगेंगे, इससे में अपन को 8-10 दिन, और फिर इसमें लगेंगे बेटा 10-15 दिन, ऐसे 10-15 दिन इसमें लगेंगे, और ऐसे 10-15 दिन नीचे वाले चैप्टरों में लगेंगे।
कितना भी पोर्शन बचाओ तुम्हारा बड़े शानदार अंदाज में पूरा चैप्टर जो बचे हुए हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके लिए तुम्हें कत्ते परेशान होने की, कत्ते चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो कि मुझे ये समझ नहीं आता है, वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, सब क्वेश्चन बनेंगे, बस धैर्य रखिए, सब क्वेश्चन बनेंगे, आराम से पढ़ते जाइए। बस जो जा चुका है, जो चीज जा चुकी है कि सर मेरा 2 महीना वेस्ट हो गया, 3 महीना वेस्ट हो गया, उस पे तो कभी ध्यान देना ही नहीं है। वो तो मतलब ऐसी आदत है कि हाँ जो पिछला जो चीज हुई है उसके लिए अपन आगे वाले टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बेटा, टाइम बचा रहेगा तो रिवीजन करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं मैं, है ना। तो बेटा बता, एक्सिस कैसे अब की बार प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? अब की बार एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्रॉस से बनी हुई है, मतलब एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ऐसे पता लग पाएगा कि तुम कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो तो कम से कम 5-10 क्वेश्चन उनको 5-10 क्वेश्चन कम से कम उस टॉपिक के रेंडमली अपन को ट्राई करने होते हैं। जैसे मान लो मैं आज रिवाइज करने बैठा हूं, मैंने मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज करने के बाद में 10 क्वेश्चन उसके लगा दो जो तुम्हें लगता हो कि एक्सरसाइज 1 की आसान है और एक्सरसाइज 1 ही सही चीज होती है ना, तो वो उसके क्वेश्चन लगा दो। तुम्हारे बेच में फिजिक्स की, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले जो चैप्टर है तुम्हारे, आने वाले चैप्टर शानदार मजेदार होने वाले हैं। चैप्टर भी मजेदार है, सोचने वाले चैप्टर है, अच्छे चैप्टर है। और कोई चिंता मत कीजिएगा, जो चैप्टर आने वाले हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, और जो चैप्टर निकल चुके हैं ना बेटा उनको समेटना है अपन को। बस इतना सा टारगेट रखो। अभी जो अपने पास टाइम बचा हुआ है उसमें केवल अपन को क्या करना है, अच्छा क्विज नहीं आया, और बेटा आ जाएगा क्विज नेक्स्ट टाइम, जब भी उसका टर्न रहेगा तब आ जाएगा, है ना। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट में पता कर रहा हूं। ये वाली एक्सिस जो है बेटा, नीट में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कभी कोई फिक्स नहीं होता है। कभी किसी चैप्टर से ज्यादा आ जाते हैं, कभी किसी चैप्टर से कम आ जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अपन कि ये वाले चैप्टर इतने नंबर का है, ये वाला चैप्टर इतने नंबर का है, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लेके 20 तक करवा देंगे, 20 तक करवा देंगे तुम्हारा सिलेबस, तुम चिंता मत करो बस, है ना। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो बेटा कैलकुलेशन को सुधारने का एक ही तरीका है। कैलकुलेशन को सुधारने का बेटा एक ही तरीका है अपने पास कि कैलकुलेशन मतलब हर क्वेश्चन को, जब तक अपन की कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक नहीं हो जाती तब तक हर क्वेश्चन को लास्ट तक सोल्व करो, आंसर मैच करवाने तक। सीट में आंसर मैच करो कि हाँ इतना एग्जैक्ट ये आंसर आ गया, तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सही होती जाएगी। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन आधा सोल्व कर दिया और फिर छोड़ दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। देखो ये वाला मास तो इसी एक्सिस पे आ चुका है क्या, ये वाला मास तो इसी एक्सिस पे क्या, देखो तो m मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्क्वायर लिख दूं क्या इस वाले मास के लिए। सेकंड वाला मास देखो, सेकंड वाला मास बताओ, इस वाले मास की डिस्टेंस a हो जाएगी, सेकंड नंबर वाले मास की इसकी भी a हो जाएगी। देखो इस एक्सिस से दोनों मास की डिस्टेंस, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले मास की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, इस एक्सिस की बात करूं, इस वाले मास की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, दोनों डिस्टेंस a हो जाएगी क्या बेटा। तो कितना लिख दिया जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। अब लास्ट वाला बचा है बेटा, लास्ट वाले की डिस्टेंस बता पाओगे क्या, लास्ट वाले की डिस्टेंस, लास्ट वाले की डिस्टेंस बता दीजिए बेटा।
लास्ट वाले की डिस्टेंस लिख दूं, a√2 लिख दूं इसको। ये लीजिए बेटा, लास्ट वाले की डिस्टेंस जो है लिख दी अपन ने a√2। a√2 होगी क्या, ये भी a, ये भी a, ये वाली कितनी हो जाएगी a√2, पाइथागोरस थ्योरम, m मल्टीप्लाइड बाय a√2 का होल स्क्वायर, m² बेटा टोटल है 4m² हो जाएगा, क्या 2m², बाकी 2m², 4m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्वागुण कहते हैं बेटा, जड़त्वागुण। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में किसी को? एक और लिख देता हूं क्वेश्चन, तब तक तुम ट्राई करते रहना, मैं बात करता रहूंगा तुमसे। कीजिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। वन शॉट बेटा लास्ट में लगेंगे, वन शॉट का टाइम अभी नहीं आया है। सब में 4m² आ रहा है, तो मैंने कितना लिख दिया है, 4m² ही तो लिखा है बेटा। नहीं, जितने नंबर टेस्ट में आएंगे उतने नंबर नीट में आएंगे, ऐसा सब, ये सब कंसेप्ट गलत है बेटा, ये सब कंसेप्ट गलत है। हो सकता है जो चैप्टर तुम्हारे अभी आ रहे हो उनमें टेस्ट में कम नंबर आए, जब तुम उन्हीं चैप्टर को बार बार रिपीटेड मोड पे दोगे, रिपीटेड मोड पे नोट्स पढ़ के जाओगे, बार बार उन्हीं चैप्टर को पढ़ के जाओगे, तो उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे सोल्व होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चैप्टर अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट में आ रहा है तो उसके सारे क्वेश्चन अपन से हो जाए, जब उस चैप्टर को फिर अपन नेक्स्ट टाइम पे टेस्ट में आता है तब फिर रिवाइज करते हैं, फिर और आएगा फिर रिवाइज करें। चाहे मैं हर बार नोट्स ही रिवाइज करके जाऊं, लेकिन अगर हर बार मैं नोट्स भी रिवाइज करके जा रहा हूं तो हर बार हर टेस्ट में मेरे नंबर उस चैप्टर में इंप्रूव होते जाएंगे। हाँ विनीत बेटा सही जवाब, सौरभ सही जवाब, अंकिता सही जवाब, रफत सही जवाब, दीपिका बेटा सही जवाब, रेखा सही जवाब का सही जवाब, सौरभ सही जवाब, सिद्धार्थ, विकास कुमार सही जवाब, फातिमा सही जवाब, अनुराग सही जवाब, अंकित सही जवाब, स्नेहा सही जवाब, साक्षी, तनुष्का, अमृता सही जवाब। तो ठीक है, सबका जवाब सही है ना, मैं सोल्व कर देता हूं इसको। तो देखो बेटा, सारी डिस्टेंस जितने भी ये सारे मास सेम है क्या, सारे मास सेम दिख रहे हैं मुझे, चारों के चारों पार्टिकल सबके मास क्या है, सेम है। अच्छा, सबकी डिस्टेंस भी लिख देता हूं मैं ना, कि सबकी डिस्टेंस क्या क्या रहेगी। बताओ इसकी डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी कितनी रहेगी बेटा, a/2। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी कितनी रहेगी बेटा, a/2। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी कितनी रहेगी बेटा, a/2। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये भी कितनी रहेगी, a/2। तो ऐसे लिख दूं क्या, m मल्टीप्लाइड बाई a/2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई कितना कर देता हूं, 4 कर देता हूं। देखो ये वाला मास जो है इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, a/2 पर। ये वाला मास भी कितनी डिस्टेंस पर है, a/2 पर। ये वाला भी a/2 पर, ये वाला भी a/2 पर। m²/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, ma² आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, इसको भी ट्राई करना है ना। पॉइंट मास है, इस वाले का। इस वाले को सोल्व कीजिए बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना इस वाले एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस है, पॉइंट मास तुम्हें दिख रहे होंगे, पॉइंट मास।
बेटा डिस्टेंस क्लियरली विजिबल है सबको? ये डिस्टेंस वगैरह जो मैंने लिखी हुई है, मास लिखा हुआ है। हाँ बेटा फिजिक्स का ही बताऊंगा मैं, केमिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आ रहा है। बेटा अब की बार डिस्टेंस ए नहीं है, अब की बार सेंटीमीटर में डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो केजी सेंटीमीटर में जवाब दीजिए, पहले केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में जवाब दीजिए, उसके बाद लास्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा उसको। साइन 37 का मान बता दूं, साइन 37 का बेटा 3/5। अंकिता बेटा सही जवाब है। अंकिता बेटा सही जवाब है। जयरा बेटा सही जवाब है। साक्षी बेटा सही जवाब है। मेहर बेटा सही जवाब है। शिवम, सौरभ, आकाश, जयरा बेटा सही जवाब। खुशी बेटा सही जवाब है। शिवम सही जवाब है। जिनसे सही जवाब लिख दिया है वो बार बार क्यों लिख रहे हो? जिनको मैंने बोल दिया है, ऐसा तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बार बार लिया जाए ऐसा? केवल केजी नहीं बेटा, यूनिट केवल केजी नहीं लिखेंगे, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। सोल्व कर देता हूं मैं ना, आसान सा क्वेश्चन है। देखो इनकी डिस्टेंस तो डायरेक्ट पता लग रही है कि अपन को आई इज इक्वल टू बेटा इसकी डिस्टेंस तो डायरेक्ट पता लग रही है क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर। दूसरे वाले की डिस्टेंस भी डायरेक्ट परपेंडिकुलर वाली गिवन है, तो परपेंडिकुलर वाली गिवन है तो बेटा क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर। यहां की बात कर रहा हूं बेटा, डिस्टेंस ये वाली नहीं लेनी होती, डिस्टेंस कौन सी लेनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर अपन कहीं से भी डिस्टेंस बोलते हैं, किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, मैं बोलूं कोई पॉइंट है, इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, तो इसका मतलब कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थर्ड वाले के लिए बोलो, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये लेंथ। अच्छा इधर वाला साइन, इधर वाला कोस 37, इधर वाला कितना हो जाएगा, साइन 37, 5 साइन 37, 5 साइन 37, साइन 37 3/5, 3 बचेगा है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, 18, और ये कितना हो जाएगा 2, 20, और ये कितना हो जाएगा 21 बेटा, 21 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 केजी मीटर स्क्वायर। ये आएगा बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, डन है। एक और क्वेश्चन करोगे, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करोगे। इसके बाद दे दूं एक क्वेश्चन, लिख दूं क्वेश्चन और। अच्छा मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं मिल रहे तुम्हें उसमें, तो ठीक है, बताते हैं तुम्हें कि कहां पे मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा से शेयर कर देंगे। है ना, पहले आराम से 2-5 मिनट क्वेश्चन को सोचना है और फिर आराम से सोच के जवाब देना है ना।
तो बेटा देखो ये दो मास तुम्हें दिए हुए हैं, एक तो 8 केजी है और एक कितना है 4 केजी, दोनों कितनी डिस्टेंस पर है 6 मीटर पर है, और इनके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है बेटा वर्टिकल एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो ये रखे हुए हैं, इनकी लाइन ज्वाइनिंग तो एक्स स्केल होंगे, इनकी लाइन तो एक्सिस स्केल होंगे, और बेटा सेंटर ऑफ मास से अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, सोचना है क्वेश्चन में ना, दो क्वेश्चन मिक्स है एक साथ, सेंटर ऑफ मास भी, सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन है ये, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिक्स क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले सेंटर ऑफ मास पता करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहां पर है सेंटर ऑफ मास, तब जाके दोनों तरफ की डिस्टेंस पता लगेगी बेटा। हाँ बेटा सही जवाब, दीपिका सही जवाब, अंकिता बेटा सही जवाब, आयत सही जवाब। क्लास रुक गई, बाकी और के लिए तो नहीं रुकी है क्लास, चल रही तो रही है क्लास भाई, क्लास रुक तो नहीं गई है। हाँ राधा बेटा सही जवाब, रफत बेटा सही जवाब, लखन सही जवाब, जैनब बेटा सही जवाब, आशुतोष सनी सही जवाब, सिया अमन सही जवाब, संध्या सीईसी एचईटी जान, विनीत सही जवाब, काजल पूजा सही जवाब। ओके डन बेटा, सोल्व करूँ अब इसको मैं। यूपी आजमगढ़ सही जवाब, खुशी सबाना सही जवाब, प्रीति अमृता धर्मेंद्र सही जवाब, सुंदुस धर्मेंद्र सही जवाब, डॉक्टर किशन सही जवाब। प्रश्न नहीं आया, प्रश्न तो लिखा हुआ है बेटा, आंसर लाना है तुम्हें, आंसर लाओ। सही जवाब सही जवाब सही जवाब सही जवाब सही जवाब, सबका सही जवाब है ना। सुनिएगा बात को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा बात को। देखो बेटा सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करना जरूरी है, तभी सेंटर, अगर मैं कह रहा हूं कि इस वाली एक्सिस से मुझे ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, दोनों डिस्टेंस अगर मुझे पता लग जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसानी से निकलने में आ जाएगा। इधर वाली डिस्टेंस को कितना बोल दू बेटा, इधर वाली डिस्टेंस को बोलो कितना बोल दू, इधर वाली डिस्टेंस को एक्स बोल दू क्या, इधर वाली डिस्टेंस को कितना बोल देता हूं, एक्स बोल देता हूं। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास अपन सोल्व कर लेते हैं ना, सेंटर ऑफ मास, ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, तो इधर वाली 6 माइनस एक्स बचेगी है ना, सेंटर ऑफ मास पहले इसका सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो सेंटर ऑफ मास सोल्व करने का जो तरीका था बेटा, सेंटर ऑफ मास कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोल देता हूं मुझे 8 वाले से डिस्टेंस बतानी है, 8 वाले से इसकी क्या बतानी है बेटा, डिस्टेंस बतानी है, कि एक सेंटर ऑफ मास 8 वाले से कितनी डिस्टेंस पे रहेगा। 8 से पता कर लो या फिर कहां से पता करोगे, 4 से, कहीं x से पता करेंगे, बाकी दूसरी अपने आप आ जाएगी, 8 बाकी के लिए 6 माइनस एक्स कर देंगे जो भी होगा। तो सुनिएगा बेटा बात को, है ना, पहले सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पता कर रहा हूं, मैं बोल देता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0, जिससे डिस्टेंस पता करनी है उसके कोऑर्डिनेट कितने मान लेंगे, 0,0 भाई। अगर जहां से डिस्टेंस पता करनी है उसको मैंने 0,0 मान लिया, तो जो भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वही डिस्टेंस हो जाएगी। अगर ये वाला पॉइंट 0,0 पे है, मैं बोल देता हूं कि इसका एक सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है, मान लीजिए 5 पे आया, तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 5। मैं बोल देता हूं 4 पे आया, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4। एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करेंगे, जो कोऑर्डिनेट आएगा वही डिस्टेंस हो जाएगी।
हाँ, जिनको रिड्यूस मास आता है वो रिड्यूस मास से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिएगा बेटा, बात हुआ ना, मैं सोल्व कर रहा हूं। इसके कोऑर्डिनेट मैंने कितने बोल दिए, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने बोल दिए बेटा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 6,0 हो जाएंगे। क्या बताओ, अगर मैंने इसको 0,0 बोला है तो इधर x की तरफ चलता जाऊंगा, x कोऑर्डिनेट बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वाला कितना रहेगा, y वाला 0 रहेगा। y में अपन ने कोई मूवमेंट नहीं किया है, केवल और केवल किधर चले, x में x कोऑर्डिनेट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। x कोऑर्डिनेट 0 से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, यहां आते आते 6 हो जाएगा। ठीक, डन। अब लिख रहा हूं एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला होता था क्या बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास का। पॉइंट मास सिस्टम की बात कर रहा हूं, पॉइंट मास सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला चलता है जो अपन पढ़ते हैं ना, एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2, y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन दिस, है ना। ये सारे फॉर्मूले केवल किसके लिए, पॉइंट मास के लिए फॉर्मूले होते हैं। तो पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, पॉइंट मास से बेटा, पॉइंट मास के लिए मैंने लिख दिया कि मुझे डिस्टेंस कहां से पता करनी थी, 8 kg से डिस्टेंस पता करनी थी। 8 kg से बेटा डिस्टेंस पता करनी है, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया। तो m1 लिख रहा हूं 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन में बेटा 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा, 2। कितना आएगा, 2 मीटर। तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मीटर। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, 2 पे आ रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स में किसके हिसाब से, 2 के हिसाब से, है ना। तो ये 2 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मास का बेटा कोऑर्डिनेट आया है, तो ये क्या सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 2 आ गया, तो बताओ इससे इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या इधर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। इधर वाली कितनी बचेगी बेटा, 4 मीटर। ये बचेगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस मुझे पता लग चुकी है। पता लग चुकी है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पता लग गई, तो इस वाले एक्सिस से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस वाले एक्सिस के अबाउट कोई भारी बात थोड़ी, अब बहुत आसान काम है। बताओ 8 kg, 8 kg की डिस्टेंस कितनी निकली, 2, तो 2 का स्क्वायर। 4 kg की डिस्टेंस कितनी निकली, 4, तो 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, 4 8 मल्टीप्लाइड 32। ये वाला कितना आ जाएगा बेटा, 64। टोटल कितना हो जाएगा, 96 kg मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसे सेंटर ऑफ मास को बीच बीच में इंक्लूड किया जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पॉइंट मास का कैलकुलेट करवाएगा जब भी, तो इसे सेंटर ऑफ मास को तुम्हें इंक्लूड कर सकता है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अपन ने केवल कणों का निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ना, कंटिन्यूअस मास नहीं पढ़े। ऐसा नहीं पढ़ा कि रोड का पढ़ लिया, रिंग का पढ़ लिया। किसका था, केवल पॉइंट मास का। जितने भी मास होते थे बेटा, सारे मास कहां पे रखे होते थे, कॉर्नर पे। बाकी जो बीच में रोड लगी हुई है वो क्या थी, सारी की सारी नगण्य मास वाली है ना। केवल और केवल किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है बेटा, ये m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये केवल और केवल किसके लिए है, केवल और केवल किसके लिए है, ये पॉइंट मास के लिए। हर जगह नहीं लगा देना है। मैं बोलूं रिंग, तुम लगा रहे हो m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, नहीं, रिंग का नहीं है बेटा। ये केवल किसका है, पॉइंट मास का है। जहां पे तुम्हें पॉइंट मास दिखे, है ना। 2 पॉइंट मास थे, इस रोड का कोई मास नहीं था, है ना। तो केवल पॉइंट मास थे। तो पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मासेज है। r1 r2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 की 2 आई, 1 की 4 आई। बेटा 2 कैसे आए ये बता रहा हूं। तो देखो यहां पे अपन ने 8 kg को कितना बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। अगर इसको ओरिजिन बोल दिया तो इसके कितने हो जाएंगे, 6,0। 6 मीटर डिस्टेंस पे चलते 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 एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर मैंने एक्स सेंटर ऑफ मास पता किया। एक्स सेंटर ऑफ मास पता किया, वो कितना आया, 2 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख दिए बेटा, 2,0। कितना हो जाएगा यहां से डिस्टेंस, ये 0,0, ये 2,0। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 2 मीटर। इधर वाली कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। और बेटा अपन मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, एसएचएम वाली क्लास मंडे से स्टार्ट करेंगे अपन।
टेस्ट का सिलेबस बता दो, कोई भी टेस्ट का सिलेबस बेटा मैंने बता दिया है तुम्हें, टेस्ट का सिलेबस फिर भी देख लीजिए एक बार। ये वाला टेस्ट का सिलेबस है बेटा, टेस्ट वाले चैप्टर इधर लिखे हुए हैं और जो चैप्टर तुम्हारे बाकी है जो तुम्हें पढ़ने बेटा वो इधर लिखे हुए हैं। जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, जो चैप्टर तुम्हें पढ़ाने वाला हूं मंडे से, ये चैप्टर इधर लिखे हुए हैं। किसी भी चैप्टर के लिए कोई पैनिक होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, है ना। सब चैप्टर बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजेदार होंगे, बहुत शानदार होंगे। अच्छा, कल भी एनएलएम वगैरह आ रहा है ना, तो तुम्हें कुछ एक आध क्वेश्चन उसके बता देता हूं मैं। लेकिन तुम सुनोगे केवल, तुम्हें सोल्व करने के लिए नहीं दूंगा मैं ना, तुम केवल सुनोगे बात को। ये बेटा स्मूथ सरफेस है ना, कोई एनएलएम का क्वेश्चन है, इसे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। बेटा केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास का मुझे आइडिया नहीं है, तुम्हारे शेड्यूल में होगी तो जरूर होगी, है ना। तो बेटा सुनिएगा बात को, है ना। 15 न्यूटन में एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पे रस्सियां बंधी हुई है बीच में इनके, और कितने ब्लॉक है बेटा, 3 ब्लॉक है ना। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल, ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा कौन से क्वेश्चन होते हैं जो कंस्टेंट मोशन के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोलूं कि अगर इस वाले ब्लॉक को, पहले 2 kg वाले ब्लॉक को देखो, बताओ कि इसको जितने एक्सीलरेशन इसके पास रहेगा, क्या उतने एक्सीलरेशन से इसको भी चलना पड़ेगा, उतने एक्सीलरेशन से इसको भी चलना पड़ेगा क्या। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होता है तो इसका भी कितना होगा, 5 मीटर, इसका भी कितना होगा, 5 मीटर, क्योंकि रस्सी की लंबाई बढ़ नहीं सकती है, रस्सी टूट नहीं सकती है। होगा, ऐसा होगा। है ना बेटा, ये रस्सी की लंबाई ना बढ़ सकती ना टूट सकती, क्या यहाँ पे तीनों जो है, तीनों की मजबूरी है, तीनों की मजबूरी है। 3 पार्टिकल है बेटा, 3 ब्लॉक है, तीनों की मजबूरी है, तीनों की मजबूरी है, तीनों को चलना पड़ेगा, तो सेम एक्सीलरेशन से चलना पड़ेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम वेलोसिटी होगी, सेम एक्सीलरेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट सबका सेम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सबका सेम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सबकी सेम होगी। बेटा विस्थापन भी सेम होगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर भी सेम होगी, और वेग के परिवर्तन की दर भी सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सबका त्वरण क्या रहेगा, सेम। ऐसे बहुत सारे केस पढ़ते हैं अपन, है ना, जिनमें सबका त्वरण क्या रहेगा, सेम रहेगा। इधर छोटे छोटे फोटो बना रहा हूं, है ना, समझिएगा बात को। सब टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, सब टाइप के क्वेश्चन सुनना बस बात को, है ना। तो देखो बेटा, जैसे मैं बोल दूं ये वाला क्वेश्चन हो गया, फिर ऐसे मैं तुमसे बोल देता हूं कि कोई ये ऐसे 2 kg मास, 4 kg मास, 6 kg मास, ऐसे रेंडमली बोल दिया मैंने, एम एम एम। इस पे मैंने ऊपर कोई फोर्स लगाया एफ, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं मैं, है ना। F इज इक्वल टू मैंने लगा दिया कितना, 10 mg, तो इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। बेटा देखो यहां पे भी सबका साथ साथ चलना जरूरी है, क्या मतलब, सबका एक्सीलरेशन सेम होगा। सिस्टम में जितने भी ब्लॉक दिख रहे हैं सबका एक्सीलरेशन सेम होगा। ऐसे कोई पुल्ली बना दूं, पुल्ली पे 2 ब्लॉक इधर लटके हुए हैं, 1 ब्लॉक इधर लटके हुए हैं, क्या सबका एक्सीलरेशन सेम होगा क्या, बताओ। पुल्ली है, बीच में पुल्ली है, इधर की तरफ भी कोई ब्लॉक, इधर की तरफ भी कोई ब्लॉक, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा क्या बेटा, बस एक का नीचे होगा, एक का किधर होगा, ऊपर होगा। तो सुनना मेरी बात को अब, है ना। जितने भी क्वेश्चन जिनमें सबकी साथ चलना क्या है, मजबूरी है, साथ चलना मजबूरी, इसी को कंस्टेंट मोशन बोला जाता है, मजबूरी वाला मोशन बोला जाता है। कंस्टेंट मोशन मतलब मजबूरी वाला मोशन है ना। सबका साथ चलना क्या है बेटा, मजबूरी है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन की अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा, तो तुमसे क्या क्या पूछेगा। जैसे मान लीजिए इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, अलग होगी, इसमें टेंशन T1, इस वाले में टेंशन T2, टेंशन अलग अलग होगी, टेंशन सेम नहीं बोलनी है। जहां पे बीच में मास आ गया तो मास आते टेंशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब तक बीच में कोई मास नहीं आ रहा, रस्सी का कोई मास नहीं है, बीच में भी कोई मास नहीं आ रहा, तब तक पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगी, सेम। यहां से यहां तक पूरी रस्सी में टेंशन क्या है, T1 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 T1। मास आ गया, टेंशन चेंज। अब यहां पे हर जगह क्या होगी, T2 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 T2। जब तक मास नहीं आएगा तब तक सब जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन मास आ गया मतलब अब टेंशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
टेंशन डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। टेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि रस्सियों के बीच में क्या आ चुका है बेटा? मास आ चुका है। जैसे मास आएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो इधर वाली, लेकिन इधर वाली रस्सी में तो सब जगह क्या है? T1 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 T1। इधर वाली सब जगह में क्या है? T2 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 T2। लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है? अलग अलग है बेटा ना। बीच में क्या आ चुका है? मास आ चुका है यहाँ पे बीच में। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब भी ऐसे कंस्टेंट मोशन हो, मैं पहले बोल रहा हूं कंस्टेंट मोशन सबका साथ साथ चलना क्या होना चाहिए? मजबूरी होना चाहिए। सबका साथ साथ चलना क्या होना चाहिए? मजबूरी होना चाहिए, कि सबको साथ चलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबको साथ चलना ही पड़ेगा। इसको खींचूंगा तो सबको कैसे चलना पड़ेगा? साथ चलना पड़ेगा। बेटा जब भी ऐसे साथ चलने वाला मोशन होता है तो सबसे पहले क्या पता करते हैं बेटा? अपन ए सिस्टम पता करते हैं। क्या पता करते हैं? सबसे पहले ए सिस्टम। और ए सिस्टम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एफ एक्सटर्नल अपोन में क्या आता है बेटा? एम टोटल। एफ एक्सटर्नल अपोन में क्या आता है? एम टोटल। पूरे मास के लिए एक साथ लिखते हैं अपन इक्वेशन, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। इधर मल्टीप्लाई होगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। सिंपल सी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इक्वल टू एम ए। डन? कोई लोचे वाली बात तो नहीं बेटा इसमें? एफ नेट इक्वल टू एम ए, डन। इसी से लिखा है, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ बाई एम टोटल। लेकिन जब साथ साथ चलना मजबूरी हो, सारे ब्लॉक को साथ चलना पड़ेगा, तब लिखी जाती है ये चीज कि पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो अगर पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम होगा तो बेटा तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन एक साथ कैलकुलेट कर देना है सबसे पहले। साथ साथ चल रहे हो तब, एक अलग एक्सीलरेशन से चल रहा है, एक अलग से चलेगा, ये वाला अलग से चलेगा, ऐसी कंडीशन हो तब ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है? कंस्टेंट मोशन, सब कैसे चलने चाहिए? साथ साथ चलने चाहिए। तो बेटा एफ एक्सटर्नल देखो कितना आ गया? एफ एक्सटर्नल कितना आ गया? 15 न्यूटन। कितना आ गया बेटा? 15। एम टोटल बोलो कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 2 कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरा सिस्टम जो है बेटा, पूरा सिस्टम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर दौड़ेगा? राइट में दौड़ेगा। पूरा सिस्टम, पूरा निकाय, तीनों ब्लॉक एक साथ किधर दौड़ेंगे? राइट में दौड़ेंगे। कितने से दौड़ेंगे? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछा तो अपना काम यहीं पे कंप्लीट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन में एक्सीलरेशन केवल पूछा जाए, और बहुत सी बार होता है कि केवल एक्सीलरेशन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता हूं बेटा नेक्स्ट वाली बात पे। नेक्स्ट वाली बात कि इसका टेंशन कैसे कैलकुलेट करूं मैं? इसका टेंशन कैसे कैलकुलेट करूं, है ना? तो जहां का भी टेंशन पूछा जाए, मुझे ऐसा तो नहीं कि ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है, ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में ये वाला पूछा जा रहा है तो केवल ये वाला कैलकुलेट करूंगा, क्वेश्चन में केवल ये वाला पूछा जा रहा है तो केवल ये वाला कैलकुलेट करूंगा। जो क्वेश्चन में पूछा जाए बेटा वही कैलकुलेट करना है। T1 T2 T3, T3 नहीं है, T3 तो बेटा ये एफ ही आ गया फिर इधर, ये तो 15 है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो T1 कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। इसके बाद में T1 कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जब पूरा सिस्टम, पूरा मास एक साथ चल रहा हो सकता है ऐसे नॉर्मल की फॉर्म में हो सकता है टेंशन की फॉर्म में हो। टेंशन भी पूछा जा सकता है, ऐसे ब्लॉक को चिपका के दिया जाता है, तो बेटा नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चनों का सेम पैटर्न है। जब भी कंस्टेंट मोशन आ जाए, सबके साथ चलना मजबूरी हो, तो सबका पैटर्न क्या है बेटा? सेम है। अब देखो, मान लो मुझे T1 पता करना है बेटा। सुनना बात को, है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे यहां से? मान लीजिए मुझे T1 पता करना है बेटा, है ना। T1 पता करना है तो T1 कैसे? जहां का टेंशन पूछा जा रहा है, जहां का इंटरनल फोर्स पूछा जाए, ये 15 कौन सा था? एक्सटर्नल फोर्स था। T क्या है? इंटरनल फोर्स है। इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। जितना इस पे लग रहा है उतना इस पे भी लग रहा है ना। कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है वो, है ना। मुझे इंटरनल फोर्स पता करना है। अब बेटा इस वाले फोर्स को मुझे पता करना है, तो इस वाले फोर्स को अगर मैं पता करूंगा तो सिस्टम को यहां से कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा बेटा? 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा? 2 पार्ट में। T1 की कैलकुलेशन बता रहा हूं, केवल T1 की, है ना। उस हिसाब से तुम T2 की कर दोगे। तो T1 की कैलकुलेशन बता रहा हूं केवल, तो T1 की कैलकुलेशन देखना बेटा, 1 kg। इस तरफ क्या लग रहा होगा? T1। देखो बेटा, यहां से मैंने ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक करने में तो कोई लोचे वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां से ब्रेक किया है वहां का इंटरनल फोर्स दोनों पे बना देना है। इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। इस पे भी कितना लगेगा? पीछे की तरफ T1 लगेगा। जहां का T1, जहां जो वाला इंटरनल फोर्स मुझे पता करना था, जो वाला आंतरिक बल मुझे पता करना है बेटा, वहां से सिस्टम को कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? 2 पार्ट में।
दो पार्ट में ब्रेक किया, लेफ्ट वाला पार्ट में एक ब्लॉक है, राइट वाले पार्ट में कितने ब्लॉक है? दो ब्लॉक है। लेफ्ट वाले पार्ट में एक ब्लॉक, राइट वाले पार्ट में कितने ब्लॉक है बेटा? दो ब्लॉक है। अब इसके बाद में मान लीजिए तुम चाहो तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों से कैलकुलेट करना बता रहा हूं तुम्हें, दोनों से कैलकुलेट करना बता रहा हूं बेटा, है ना। सुनिएगा बात को, देखो इस वाले के लिए अगर बात करूं तो इस वाले के लिए केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है T1, इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है? केवल T1 है। जो फर्स्ट नंबर वाला ब्लॉक है 1 kg वाला ब्लॉक है बेटा, उसको चलाने वाला कौन सा है? केवल T1 है। इसके पास भी एक्सीलरेशन में कैलकुलेट कर चुका हूं, इसका एक्सीलरेशन भी कितना है? a इज इक्वल टू 3। इसका एक्सीलरेशन भी कितना है बेटा? a इज इक्वल टू 3, है ना। आप कैसे सोल्व करोगे? देखो इसके लिए लिखोगे एफ नेट इक्वल टू एम ए, फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक से लिख रहा हूं, है ना। एफ नेट इक्वल टू बेटा एम ए, इधर वाले पार्ट के लिए लिख रहा हूं, केवल इस वाले पार्ट के लिए, केवल इस वाले पार्ट के लिए लिख रहा हूं बेटा। अब एफ नेट की जगह कितना लिखूंगा? केवल एक ही फोर्स आ रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल में केवल और केवल एक ही फोर्स है। कितना फोर्स है? T1 फोर्स है बेटा केवल, और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स इस पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स इस पे नहीं है, केवल एक ही फोर्स है। इधर वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, लेफ्ट वाले ब्लॉक से लिख रहा हूं पहले। तो देखो एफ नेट में कितना आ जाएगा? T1, मास कितना लिख दूंगा? 1, एक्सीलरेशन पहले कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है? 3। T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 3 न्यूटन। अब तुम में से कुछ सोचेंगे कि सर इधर वाले से कैलकुलेट कर दिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा? तो बेटा इधर वाले से कैलकुलेट करोगे तब भी गलत नहीं होगा। इधर वाले से कैलकुलेट करता हूं, इधर वाले से कैलकुलेट करूंगा तो बताओ पूरे दो ब्लॉक के लिए एक साथ इक्वेशन लिखोगे क्या? पूरे दो ब्लॉक की इक्वेशन एक साथ लिखूंगा। इक्वेशन वही लिखनी है, एक्सीलरेशन है तब तक इक्वेशन है एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब बेटा इसमें एफ नेट लिखने का तरीका सुनना, बात को, इंपॉर्टेंट चीज है। एफ नेट कैसे लिखना है? देखो एक्सीलरेशन किधर था? राइट में था क्या? एक्सीलरेशन किधर था? राइट में। दो फोर्स लग रहे हैं, एफ नेट कैसे लिखोगे? 15 माइनस T1 लिखोगे या T1 माइनस 15 लिखोगे? इसकी बात बता रहा हूं। दो फोर्स लग रहे हैं, T1 भी लग रहा है लेफ्ट में, इधर की तरफ क्या लग रहा है? 15 भी लग रहा है। तो पहले एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन किधर है? राइट में है, राइट में, राइट में जा रहा है ब्लॉक, राइट में जा रहा है, मतलब राइट वाला फोर्स क्या है? ज्यादा है। 15 न्यूटन फोर्स क्या है? ज्यादा है बेटा, 15 न्यूटन वाला ज्यादा रहा होगा, T1 वाला क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तभी ये वाला पूरा पार्ट किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है। नहीं समझे वो मेरी बात को? पूरा जो इधर वाला पार्ट है, पूरा इधर वाला पार्ट किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है। मैं बोल रहा हूं ये 2 kg 2 kg 4 kg जो हो रहा है, पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है। इस पे फोर्स राइट में कितना है? 15। इधर की तरफ कितना लगा हुआ है? T1। 15 ज्यादा रहा होगा तभी किधर गया होगा? राइट में गया होगा। T1 ज्यादा होता तो किधर जाता? लेफ्ट में जाता। एक्सीलरेशन मैंने पता कर लिया था पहले कि किधर की तरफ है? राइट है। ये राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है तो 15 क्या है? ज्यादा है। तो नेट फोर्स कितना बचेगा? 15 माइनस T1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना लिख दूंगा? 3। यहां से भी बेटा जो T1 आएगा वो T1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 न्यूटन। तो तुम किधर की साइड वाले से भी लिख सकते हो, तुम लेफ्ट वाले से भी लिख सकते हो, तुम राइट वाले से भी लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं कि केवल, अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा कि केवल ये एक ही टाइप के क्वेश्चन के लिए वैलिड है। ये मेथड जो है कल एनएलएम के जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, जैसे पुल्ली लगी हो सकती है, कहीं क्या लगा हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने का मेथड यही होता है। जितने भी कंस्टेंट वाले क्वेश्चन है जहां सबका साथ चलना मजबूरी हो, 3 ब्लॉक थे, तीनों का साथ चलना मजबूरी है, रस्सी से जुड़े हुए हैं सारे। बेटा आवाज आ रही है सबको? नहीं, परिणामी, जिधर परिणामी बल आएगा उधर ही सिस्टम चलेगा। नहीं, मुझे सिस्टम का पहले आइडिया है कि सिस्टम किधर चल रहा है? राइट में चल रहा है, इसका मतलब राइट वाला बल ही क्या है? ज्यादा है। सिस्टम किधर चल रहा होता? लेफ्ट में, तो मतलब लेफ्ट वाला बल ही क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हें नॉर्मल का करवा दूं। अच्छा, T2 तो कैलकुलेट कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा मुझे 2 kg नॉर्मल बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, दो kg व 4 kg के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताना है बेटा। कीजिए बेटा, इसको सोल्व कीजिए, है ना। नॉर्मल पता करना है तुम्हें, किस किस के बीच का नॉर्मल पता करना है, 2 kg 4 kg के बीच का नॉर्मल पता करना है, या मैं करवा देता हूं, है ना। तुम आराम से सोल्व कीजिएगा घर पे, अभी मैं सोल्व कर देता हूं बेटा इसको, है ना। ए सिस्टम, सबका साथ साथ चलना मजबूरी है क्या? एक बार फटाफट फटाफट जवाब दे दो, सबका साथ साथ चलना मजबूरी है क्या? पता लग रहा है क्या? अरे नहीं, ये फोर्स इधर से नहीं लगाया जाएगा, इस पे इधर से लगा हुआ है, 22 न्यूटन इधर से लगा हुआ है ना। उधर की तरफ से धक्का दिया जा रहा है। अगर मैं ये 3 ब्लॉक रखे हुए बेटा, 2 kg 4 kg 5 kg का ब्लॉक है, अगर क्या मैं इधर से 2 kg वाले के धक्का दूं तो क्या इन सबको साथ साथ चलना ही पड़ेगा क्या? इन सबको साथ साथ चलना ही पड़ेगा क्या? 2 kg 4 kg के ऊपर चढ़ के नहीं जाएगा, 4 kg 5 kg के ऊपर चढ़ के नहीं जाएगा। इन सबका साथ साथ चलना क्या मजबूरी है क्या बेटा? इन सबका साथ साथ चलना मजबूरी है क्या? और सबका साथ साथ चलना जब तक मजबूरी है, सबका साथ साथ चलना जब तक मजबूरी है, तब तक क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या? ए सिस्टम एक साथ कैलकुलेट कर दूं क्या? ए सिस्टम बोलो बेटा, ए सिस्टम इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ एक्सटर्नल अपॉन में क्या लिखोगे? एम टोटल लिखोगे क्या? एफ एक्सटर्नल अपॉन में क्या लिखोगे? एम टोटल। एफ एक्सटर्नल कितना? 22। एम टोटल कितना बेटा? 5 4 9 2 11 हो जाएगा। एक्सीलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या? देखो एक्सीलरेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलरेशन तक तो क्लियर है सबको। ए सिस्टम तो बहुत सिंपल सी बात है क्या? ए सिस्टम तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है क्या? देखो ए सिस्टम आ चुका है अपने पास सबसे पहले, है ना। अब ए सिस्टम के बाद में बेटा सबसे पहले ए सिस्टम ही पता करना है, फिर ए सिस्टम पता करने के बाद की बात कर रहा हूं। अब मुझे पता करना है 2 और 4 kg के बीच का, 2 और 4 kg के बीच का। तो 2 और 4 kg के बीच, यहां से क्या सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं क्या? 2 kg 4 kg के बीच का इंटरनल फोर्स चाहिए, नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो क्या यहां से ब्रेक कर दूं क्या? सिस्टम को 2 पार्ट में तोड़ दूं क्या? तो 2 पार्ट में तोड़ देता हूं यहां से सिस्टम को। 2 kg, इस पे इधर लग रहा है 22 न्यूटन। अच्छा, नॉर्मल किधर की तरफ बनाओगे? नॉर्मल बता दो मुझे, किस 2 kg पर जो नॉर्मल लगेगा वो किधर लगेगा? लेफ्ट में लगेगा कि राइट में लगेगा? बस इतना जानना है मुझे, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। 2 kg पर नॉर्मल, नॉर्मल लगाया किसने? 4 kg वाले ने। 4 kg 2 kg के बीच का इंटरनल फोर्स, यहां पर जो नॉर्मल लगेगा वो किधर की तरफ? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यहां का नॉर्मल बेटा 2 kg वाले का, 2 kg वाले पर नॉर्मल लगेगा। लगाया किसने है? 4 kg वाले ने लगाया है। राइट नहीं बेटा, लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। बताओ, राइट में तो तब लगता जब 4 kg वाला इसको खींच पाता। 4 kg वाला इसको खींच थोड़ी पाएगा, 4 kg वाला तो इसको रोकेगा ऐसे ही, है ना भाई। खींचने वाला फोर्स तो कौन लगा पाती है? रस्सी लगा पाती है। नॉर्मल तो हमेशा क्या करेगा? धक्का देने वाला फोर्स ही लगाएगा। अब 2 kg को मैं धक्का दूं, जैसे मान लो इधर 4 kg में हूं, है ना, मैं 4 kg हूं, इधर की तरफ कोई 2 kg रखा हुआ है बेटा, इधर की तरफ कोई 2 kg रखा हुआ है, तो बताओ मैं इसको धक्का दूंगा 2 kg वाले को, तो धक्का इधर की तरफ थोड़ी दूंगा, ये तो खींचना हो जाएगा। किधर की तरफ लगेगा? लेफ्ट की तरफ लगेगा। 2 kg पर किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। यहां से जो नॉर्मल लग रहा होगा बेटा, वो नॉर्मल किधर लग रहा होगा? लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, ऐसे लगेगा ये नॉर्मल।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिख दो एफ नेट, लेकिन एफ नेट लिखने के पहले एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बनाना मत भूल जाना। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बनाना मत भूल जाना। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ही डिसाइड करती है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स छोटा है। एक्सीलरेशन जो कैलकुलेट किया है उसकी डायरेक्शन बनाना मत भूल जाना। जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जरूर बनानी है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर बनाओ, बोलो। एक्सीलरेशन किधर की तरफ आया था, एक्सीलरेशन किधर की तरफ आया था, ये वाला एक्सीलरेशन किधर था बेटा, राइट में था ये वाला एक्सीलरेशन। फोर्स भी किधर था, एक्सटर्नल फोर्स राइट में। पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन भी किधर, राइट में। इस 2 kg वाले का एक्सीलरेशन भी किधर, राइट में। 2 kg वाले का एक्सीलरेशन भी कितना रहेगा, राइट में रहेगा। कितना रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। बेटा इसके लिए सिंपल सी इक्वेशन, अगर एक्सीलरेशन है इसके पास तो इसके लिए सिंपल सी इक्वेशन एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखूंगा। एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना बेटा, एक्सीलरेशन किधर है, राइट में है। राइट में तो राइट वाला फोर्स ही क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। कौन सा फोर्स ज्यादा है, 22 ज्यादा है। एन वाला फोर्स क्या है, कम, तब जाके एक्सीलरेशन किधर रहा होगा, राइट में रहा होगा। कितना लिखोगे, 22 माइनस एन इज इक्वल टू, मास भी 2, एक्सीलरेशन भी 2, तो बेटा कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन आ जाएगा। क्या बोलूं, ठीक है, डन है। चलो 2 मिनट बचे हुए, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट फटाफट स्पीड से, है ना। तुमसे T1 T2 पूछा जा सकता है और एक्सीलरेशन भी पूछा जा सकता है ना। एक तो एक्सीलरेशन पता करना है, एक तुम्हें T1 पता करना है, एक तुम्हें T2 पता करना है। तो बेटा अब की बार भी मुझे जो कॉमन चीज, बेटा अब की बार जो कॉमन चीज की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे भी सबका सेम एक्सीलरेशन से चलना मजबूरी है। बस इधर वाले किधर चलेंगे, ऊपर, ये वाला किधर चलेगा, नीचे। इधर कितना है, 3 kg, इधर कितना रहेगा, 2 kg। किधर की तरफ जाएगा पूरा सिस्टम, इधर वाला पार्ट किधर जाएगा, ऊपर। ये वाला पार्ट किधर आएगा, नीचे। पूरा जो सिस्टम रहेगा बेटा, यहां पे पुल्ली आते, अपन अप डाउन की बात नहीं करते, अपन पूरे सिस्टम के सेंस की बात करते हैं कि क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस हो तो अपन राइट लेफ्ट देखते हैं कि राइट में जाएगा या फिर लेफ्ट में जाएगा। वर्टिकल सिस्टम हो तो देखते हैं ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ऐसे पुली जब आ जाए तो अपन ये देखेंगे डायरेक्शन जो ली जाती है वो राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं, राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं ली जाएगी। क्या ली जाएगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इस वाले फोर्स की बात करूं, इसको सोल्व कर रहा हूं अब। तो बताओ इसका जो फोर्स है, इसका फोर्स कितना लगेगा, 30 न्यूटन लगेगा क्या बेटा। और इन दोनों के जो फोर्स लगेंगे, इन दोनों का जो मिलाकर कंबाइंड फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, वो कितना लगेगा, 20 लगेगा क्या, है ना। अब mg किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। mg एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, mg किससे बैलेंस हो रहा था, नॉर्मल से। अब की बार mg नॉर्मल से बैलेंस नहीं हो रहा। अब की बार mg क्या है, ड्राइविंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स है। जैसे फोर्स रस्सी के अलोंग हो जाएगा, वही क्या रहेगा, ड्राइविंग या अपोजिंग फोर्स। समझना बात को, है ना। जैसे मैं तुमसे बोल दूं ये वाला फोर्स, अब इनके mg किसी काम के नहीं है बेटा, ये ड्राइव नहीं करेंगे, केवल किससे बैलेंस होंगे, नॉर्मल से। इसका mg किसी काम का नहीं है, किससे बैलेंस होगा, नॉर्मल से बैलेंस होगा। ये इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स रस्सी के अलोंग नहीं है, रस्सी के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो रस्सी के परपेंडिकुलर वाले फोर्स से मतलब नहीं, वहां पर mg रस्सी के परपेंडिकुलर हो गया था, इसलिए कैंसिल आउट हो रहा था नॉर्मल से, रस्सी के अलोंग। लेकिन अब की बार mg क्या है, रस्सी के अलोंग है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन कितना लग रहा है नीचे, 20 न्यूटन खींच रहा है, इसको खींच रहा है, ड्राइविंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। इधर वाला 30 न्यूटन। सबसे पहले सिस्टम पता कर दू, क्या बोलो, A इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ एक्सटर्नल अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, एम टोटल। एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 30 माइनस कितना हो जाएगा, 20। डायरेक्शन किसके हिसाब से, सेंस के हिसाब से, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों फोर्स सर ये भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 50 नीचे हो जाएगा। तो दोनों सेम काम नहीं कर रहे हैं ना, एक इधर घुमा रहा है, दूसरा अपोजिट घुमा रहा है। 30 न्यूटन बेटा 3 kg है, 3 kg तो mg लिखेंगे फोर्स, m मल्टीप्लाइड बाई जी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इधर 2 kg है, 2 मल्टीप्लाइड बाई जी 20 हो जाएगा।
अपॉन में एम टोटल कितना है बेटा 5 kg है। एक्सीलरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका सेंस कौन सा रहेगा बेटा, सेंस कौन सा रहेगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे। कितने एक्सीलरेशन से जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इधर वाले दोनों ब्लॉक किधर जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। किससे जाएंगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन का काम हो गया। 30 न्यूटन बेटा mg फोर्स, सिंपल सा फोर्स mg। अर्थ कौन सा फोर्स लगाती है, mg 30 न्यूटन। इन पे 1 kg 2 kg पे कितना हुआ 20, 3 kg पे कितना होगा 30। अच्छा, अब कोई सा भी एक टेंशन तुम्हें पता करके बता देता हूं, है ना। T1 पता करना है तो यहां से ब्रेक कर लेना। T1 के लिए कहां से ब्रेक करोगे बेटा, इस जगह से। T1 के लिए यहां से ब्रेक करना है अपन को सिस्टम को। और किसके लिए इक्वेशन लिखूंगा, नीचे की तरफ एक ही ब्लॉक है, नीचे वाले के लिए लिखूंगा एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, इसके लिए लिखूंगा, है ना। देखना अब यहीं पे लिख दूं डायरेक्ट, यहीं पे लिख रहा हूं बेटा, है ना, अलग से नहीं बना रहा हूं फोटो को। मान लीजिए यहां से तोड़ दिया मैंने और नीचे वाले पार्ट के लिए लिख रहा हूं, नीचे वाले पार्ट के लिए इक्वेशन। तो अगर नीचे वाले पार्ट के लिए बेटा मैं इक्वेशन लिखता हूं तो नीचे वाले पार्ट का एक्सीलरेशन देखो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ ही है क्या। इधर वाले दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर। इस 1 kg के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, नेट एक्सीलरेशन किधर है इसका, ऊपर। नेट फोर्स भी किधर होगा, ऊपर। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, T1 लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T1। नीचे क्या लग रहा है 20। मतलब T1 की वैल्यू 20 से क्या है, ज्यादा, तभी जाके 1 kg किधर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। बेटा ये 5 kg तो m टोटल लिखते हैं, m टोटल पूरा टोटल मास कितना हो गया 5 kg हो गया, है ना। इस वाले के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, इस वाले के लिए एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट बोलो बेटा, एफ नेट कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऊपर है तो T1 क्या रहेगा ज्यादा, 20 क्या रहेगा कम। T1 माइनस 20 बराबर 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना लिखोगे 2। एफ नेट बराबर एम ए, एम दिया हुआ है, ए पहले कैलकुलेट कर चुका हूं मैं। कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 22 न्यूटन आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू कितना आएगा 22 न्यूटन। अब T2 पता करना है, T2 पता करना है तो बेटा इक्वेशन किसके लिए लिख दोगे बताओ। T2 क्या यहां से लेकर यहां तक सब तरफ T2 ही होगा। इसके ऊपर क्या लग रहा होगा T2, नीचे क्या लग रहा है 30। इसके लिए इक्वेशन इधर लिख रहा हूं बेटा, है ना, सुनना बात को। इसके लिए इक्वेशन इधर एफ नेट इक्वल टू एम ए। अगर T2 लिखना है तो यहां से ब्रेक कर दूंगा, इधर वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दूंगा। T2 के लिए यहां से ब्रेक करेंगे सिस्टम को। इस पूरी रस्सी में टेंशन T2 है, लेकिन इधर वाले तो 2 ब्लॉक रहेंगे तो इधर वाले से पता करना आसान लग रहा है, तो यहां से ब्रेक करूंगा, केवल इधर वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूंगा। तो एफ नेट बोला, एफ नेट कितना हो जाएगा। अब देखो बेटा 3 kg के लिए लिख रहे हैं ना, तो 3 kg का एक्सीलरेशन देखो, 3 kg किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। 3 kg किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। अच्छा, अगर ये 3 kg नीचे जा रहा है, इसका मतलब 30 न्यूटन क्या रहा होगा ज्यादा, T2 क्या रहा होगा कम। एक्सीलरेशन किधर आया, नीचे। ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है बेटा। नीचे कितना फोर्स 30, ऊपर कितना T2। 30 ज्यादा है तभी किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 माइनस T2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 24 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चन है जिनमें सारे ब्लॉक की एक साथ चलना मजबूरी है, सबसे पहले क्या पता करना है, ए सिस्टम। सबसे पहले क्या पता करोगे, ए सिस्टम। और फिर ए सिस्टम पता करने के बाद में बेटा जहां का टेंशन पूछा जाए, जहां का नॉर्मल पूछा जाए, वहां से कितने पार्ट में ब्रेक करोगे, 2 पार्ट में ब्रेक करोगे। और फिर किसी भी एक पार्ट के लिए 2 पार्ट में ब्रेक किया, किसी भी एक पार्ट के लिए लिख सकते हो जिसकी तुम्हारी इच्छा हो। एक पार्ट के लिए क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए। लेकिन एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखने के पहले एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जरूर बनाओगे। इसके लिए मुझे एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखना है नीचे वाले ब्लॉक के लिए, तो एक्सीलरेशन देखो पहले किधर है, ऊपर है या नीचे। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि T1 माइनस 20 लिखूं या 20 माइनस T1 लिखूं। ऐसे 3 kg वाले के लिए लिखना है एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो पहले एक्सीलरेशन की डायरेक्शन देखो। एफ नेट लिखना है मुझे, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स कम होगा। तो एक्सीलरेशन किधर, नीचे। इसका मतलब नीचे वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। एफ नेट कैसे लिखोगे, 30 माइनस T2 लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद, डन डन डन, समझ में आ गया है। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय। बाकी फिर मंडे से कंटिन्यू करते हैं, एसएचएम स्टार्ट करेंगे मंडे से, न्यू चैप्टर। हाँ, तब तक के लिए तुम्हें गुड लक, कल के टेस्ट के लिए गुड लक। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से टेस्ट देने जाइए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। ओके बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड लक।